हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा लैंग्वेज पेपर का सवालों को डिस्कस करेंगे। खोटा से जेएसएससी सीजीएल में पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका सिलेक्शन में। तो इसके सवालों को हम डिस्कस करेंगे और सवालों के साथ कुछ थ्योरी भी हम उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करते चलेंगे ताकि हमारा रिवीजन होता रहे खोटा का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो YouTube चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको सब्सक्राइब करें और जो हमारा वेबसाइट है इसको विजिट करें। वहाँ से आप बहुत सारा टॉपिक पढ़ सकते हैं जैसे सीजीएल के लिए। और ये जो खोटा कल जो वीडियो है तो ये डेली शाम के 7 बजे अपलोड होगा, तो आप हमारे YouTube चैनल पे 7 बजे इसको देख सकते हैं डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सवालों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे चाबी काठी नाटक के बारे में कि चाबी काठी नाटक के लिखवैया के हथ, यानी कि चाबी काठी नाटक का लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी जी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रीनिवास पानोरी जी चाबी काठी नाटक के लेखक हैं। अब यहाँ पे हम चाबी काठी नाटक के बारे में थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। चाबी काठी नाटक की बात करें तो ये किस प्रकार का नाटक है, एकांकी नाटक है। इसमें अंकों की संख्या 1 है और टोटल दृश्यों की संख्या 20 है। इसके लेखक है श्रीनिवास पानोरी जी और श्रीनिवास पानोरी के बेटा का नाम याद रखना है, उसका बेटा का नाम था अर्जुन पानोरी। और जो श्रीनिवास पानोरी जी है जिनके द्वारा चाबी काठी लिखा गया है, तो इस पुस्तक में लेखक का परिचय लिखा गया है विनोद रवानी के द्वारा और इसका प्रकाशन प्रथम बार हुआ था 2006 में और प्रकाशक का नाम याद रखना है बालीडी खोटा कमेटी प्रकाशक था। अगर हम चाबी काठी नाटक के मुख्य पात्रों की बात करें तो इसका मुख्य पात्र रहता है शंभू और शंभू जहाँ का रहने वाला रहता है जिस गांव का, तो वहीं पे उस गांव का साहूकार या जमींदार का नाम रहता है कालूराम। और शंभू की माँ का नाम याद रखना है, शंभू की माँ का नाम रहता है सोहागी। ठीक है, तो शंभू की माँ का नाम रहता है सोहागी। और ये जो शंभू रहता है तो ये पढ़ा लिखा युवक है और ये काम की तलाश में चला जाता है धनबाद, जहाँ पे धनबाद में एक व्यक्ति मिलता है इसको रत्तीराम। और रत्तीराम जो है तो वो शंभू को काम देता है कि उसके जो बच्चे रहते हैं रत्तीराम के, तो उसको पढ़ाने का काम मिलता है शंभू को। और कालूराम जो है तो कालूराम का 2 नौकर का नाम याद रखना है, संतू और सिंह जी दोनों जो है कालूराम के नौकर थे। और कालूराम जो है तो उसका मुंशी का नाम रहता है फकीरा। और कालूराम का जो बेटा रहता है तो उसका नाम रहता है रोहन। तो ये कुछ पात्र थे जिनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है चाबी काठी नाटक से। अगला सवाल है चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य है, कितना दृश्य है, तो अभी हमने देखा चाबी काठी नाटक इसमें 1 अंक है और टोटल दृश्यों की संख्या 20 था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 20। अगला है हम जियब कैसे कहानी के लिखवैया के हाथ। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जियब कैसे जो ये कहानी है तो ये किस पुस्तक में संकलित है। तो ये किस पुस्तक में हम जियब कैसे, तो ये है छैहर पुस्तक में। छैहर में टोटल 10 है कहानी, जिसमें से पहला जो है तो वो है छैहर, दूसरा हो जाएगा बोनेक्लोर, उसके बाद तीसरा हो जाएगा हम जियब कैसे। ठीक है, तो हम जियब कैसे के कहानी के जो लेखक हैं तो वो कौन है, तो वो है चितरंजन महतो चित्रा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम जियब कैसे जो ये कहानी है तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं एक ओवरव्यू। तो यहाँ पे देखिए छैहर जो है तो इसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि चितरंजन महतो चित्रा का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है चित्रा। और जो छैहर कहानी है तो ये 2007 में मतलब कि इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा और प्रकाशक का नाम है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ और लेखक परिचय लिखा गया है वासुदेव महतो के द्वारा। और इसमें टोटल कहानियों की संख्या 10 है। और यहाँ से जो तीसरा कहानी है तो वो है हम जियब कैसे। और हम जियब कैसे जो है तो ये जो कहानी है तो ये पुलिस और माओवादी के बीच में जो लड़ाई होता है तो उसके बारे में इस कहानी में जिक्र किया गया है, जिसका जो मुख्य पात्र रहता है तो वो रहता है महेश्वर, जो कि पेशे से एक सरकारी शिक्षक होता है, मास्टर है, नौकरी करता है। और इसकी बीवी का जो नाम रहता है तो वो रहता है पार्वती। और ये दोनों जो है महेश्वर और पार्वती एक दिन एक गाँव जानते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ। ठीक है, और उस गाँव का नाम कौन था जहाँ पर ये जाते हैं, तो उस गाँव का नाम था मुरपा नामक गाँव जाते हैं। और मुरपा में इसका रिश्तेदार कौन रहता था, तो इसका भतीजा रहता था जो कि महेश्वर से उम्र में बड़ा था, जिसका नाम था रघुनाथ। और रघुनाथ की जो पत्नी है तो उसका नाम रहता है फुलसरी। और इसका रघुनाथ की जो बहन रहता है तो उसका नाम रहता है मौरी।
और ये दोनों जो है महेश्वर और रघुनाथ नीचे टोला की ओर शाम के टाइम पे शराब पीने जाते हैं। किसके घर में? चुनिया के घर में। और चुनिया जो है जिसके पति माओवादी और पुलिस का जो लड़ाई हो रहा था तो बीच में आ गया था और जिसके कारण उसका पति का मौत हो गया था। और पति का नाम याद रखिए कि चुनिया का पति का नाम था डमरू। और चुनिया के टोटल 3 बच्चे थे, जिसमें से जो बड़ी बेटी है तो उसका नाम रहता है कर्मी। और ये क्या काम करती है? बकरी चराती है। अगला है प्रेमचंद के जन्म बछर बतावा। तो जो मुंशी प्रेमचंद है तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1880 में। और दिन कौन सा है? 31 जुलाई। तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी के लम्ही नामक गांव में। और इनका जो जीवन काल रहा था तो ये 56 साल का रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं जन्म हुआ 1880 में और मृत्यु हुआ था 1936 में। अब इनके भी बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। तो हमें जाना है यहाँ पे खोटा निबंध पुस्तक में। और खोटा निबंध जो है तो यहाँ पे इसको लिखा गया है डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा, जिसमें से मुंशी प्रेमचंद के बारे में इन्होंने लिखा है एक निबंध। और यहाँ पे देख सकते हैं जो 6ठा निबंध है तो वो मुंशी प्रेमचंद से संबंधित है। प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर श्रेष्ठान योगदान, जो कि एक समीक्षात्मक निबंध है। और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ से उनके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद है तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। और इनका जो मूल नाम था तो ये था धनवत राय नवाब राय। और ये साहित्य लिखते थे, यानी कि लेखन का काम करते थे प्रेमचंद के नाम से। इनकी माता का नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। और इनका जो रचना का काल है तो ये इन्होंने शुरू किया था 1901 से, और 1936 में जब इनका निधन होता है तब तक इन्होंने लेखन काम किया था। इनका जो लेखन कार्य है तो उसको 3 काल में विभाजित किया जाता है। पहला जो है 1907 से 1920 का जो समय काल है तो उसको और एक काल कहा जाता है, जिसमें इन्होंने अपने आंखों से जो भी समाज में घटित घटनाओं को देखा तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है। इसके बाद जो 1920 से 1930 में जो इन्होंने लेखन कार्य किया तो उसको मांझा मांझी काल के रूप में जाना जाता है। और इसमें भारत के आज़ादी की लड़ाई का विष के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। इसके बाद 1930 से 1936 तक जो लेखन कार्य है तो उसको पूतना काल कहा जाता है। और इसमें इन्होंने खास करके किस फील्ड में लिखा, किन टॉपिक से रिलेट करके, तो ये समाज में जो व्यवस्था था तो उसको देख के बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समाज से उनका मोह भंग हो जाता है। तो उसके बाद इन्होंने 1930 से 1936 में लिखना शुरू किया था, जिसको पूतना काल कहा जाता है। फिर इनका मृत्यु हो जाता है 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का। और लखनऊ में 1936 में ही देखिए अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का उद्घाटन बैठक हुआ था और उसका अध्यक्षता किया गया था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इसके बाद यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सोजे वतन के बारे में। सोजे वतन जिसको कि अंग्रेज़ों ने जला दिया था, जिसको लिखने का काम किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो ये कुछ मुंशी प्रेमचंद से रिलेट करके था, तो उनको ध्यान रखना है। अगला है शिवनाथ परमानिक का जन्म ठावे का नाम बतावा। तो शिवनाथ परमानिक का जन्म ठाव यानी कि जन्म स्थान कौन सा था, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था तो बोकारो के बैदमारा नामक जगह में जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बैदमारा। और जन्म का डेट भी याद रखना है कि शिवनाथ परमानिक जो है तो इनका जन्म कब हुआ था। क्या कि जो JSSC है तो उसमें डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। तो शिवनाथ परमानिक के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें जाना जीवनी सेक्शन में। फिर जीवनी सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें जाना है शिवनाथ परमानिक। तो यहाँ पे 9वां नंबर पे है शिवनाथ परमानिक। तो शिवनाथ परमानिक जो है तो इनका जो जन्म है तो ये 13 जनवरी 1950 को हुआ था। और कहीं कहीं पे जो है 13 जनवरी 1949 में भी जो है बुक में मेंशन मिलता है। तो जो हमें ऑप्शन में मिलेगा इन दोनों डेट में वही हमें आंसर करना है। कहाँ पे हुआ था? तो बोकारो जिला के बैदमारा नामक जगह में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम है मुरलीधर परमानिक और माँ का नाम है तिनकी, ठीक है। और इनके द्वारा जो लेखन कार्य है तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले तो खोटा भाषा का जो प्रथम मौलिक खंड काव्य दामोदर कोराई इनके द्वारा लिखा गया है, जिसमें टोटल 6 भाग 6 सर्ग हैं। इसी तरह तातल और हेमाल नामक कविता संग्रह इनके द्वारा लिखा गया है। फिर खोटा कविता संग्रह जो रूसल पुटूर से तो उसका संपादन इन्होंने किया है। इसी तरह खोटा का एक महाकाव्य है मत्स्यगंधा, तो उसको भी इन्होंने लिखा गया है, जिसमें टोटल 11 खंड है। और ये महाभारत की जो पात्र रहती है मत्स्यगंधा तो उस पर आधारित है मत्स्यगंधा। इसी तरह एक गीत संग्रह बेलंदरी इन्होंने लिखा है। इसी तरह खोटा लोक साहित्य भी इन्होंने लिखा था। प्यान गीत कविता इन्होंने लिखा है।
फिर खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा पे लेख इन्होंने लिखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं शिवनाथ प्रामाणिक से रिलेट करके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म हुआ था बैदमारा में, और डेट भी याद रखना है कब जन्म हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेट 13 जनवरी 1950। अगला है खोटा निबंध किनकर लिखल किताब हकई। तो ये जो खोटा निबंध है किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमने देखा कि इसके लेखक है रचयिता BN ओदार, और इनका पूरा नाम क्या है, भोगनाथ ओदार। अगला है पपीता खेती कौन किताबें उखरवल गेल है। तो ये जो पपीता खेती नामक कविता है तो ये किस किताब में है, तो ये है एक मौनी फूल में। एक मौनी फूल में टोटल 31 कविता हैं और जिसके लेखक है संतोष महतो। तो पपीता खेती जो है तो ये एक मौनी फूल में है। अगला है शंभू कौन नाटक के पात्र लागे। तो हमने अभी जो पहला सवाल आज डिस्कस किया था चाबी काठी, तो उसी का पात्र है शंभू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C चाबी काठी। ठीक है, तो चाबी काठी का पात्र है शंभू, जिसकी माँ रहती है सोहागी। ठीक है, और ये शंभू किसके यहाँ पे काम करता है, रतिराम के यहाँ पे। अगला है विवेक का भाई का नाम की रहो है। तो विवेक का भाई का नाम क्या था, तो ये विवेक जो है तो इसका जिक्र कौन सा नाटक में है, तो विवेक का जिक्र रहता है जो नाटक आपका कौन कौन सा नाटक है, एक तो हो जाएगा अजगर नाटक हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा चाबी काठी, उद्भासल कर्ण, और एक नाटक है देख ही लेते हैं ना, याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाह नाटक। तो ये जो डाह नाटक है जिसके रचयिता हैं सुकुमार, तो उसी नाटक का पात्र है ये विवेक। ठीक है, और विवेक जो रहता है तो उसका भाई का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो उसका भाई का नाम रहता है शेखर। तो राइट आंसर D हो जाएगा शेखर। और विवेक का हत्या किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है विराट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि विवेक का भाई रहता है शेखर और विराट के द्वारा विवेक का हत्या किया जाता है। और इस नाटक का ही भाग रहता है जग्गा, जो कि रेवती नामक कंपनी जो है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, तो उसका सुपरवाइजर रहता है जग्गा। ठीक है, तो जग्गा और विराट ये दोनों दोस्त रहता है, और विराट के द्वारा हत्या किया जाता है, विवेक का गोली मार दिया जाता है, और विवेक का भाई का नाम रहता है शेखर। और ये जो है विवेक या जग्गा या विराट या शेखर, ये किस नाटक का पात्र हैं, तो ये हो जाएगा डाह नाटक के। और डाह का मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है कि डाह का नाटक जो है जलन का भावना जो रखता है तो वो होता है। अगला है कमल एक बापेक नाम की रहा है। तो कमल के जो पिता हैं बाप, तो उसका नाम क्या था, तो उसका ये बात हो रहा है दामोदर कोराए, जिसको लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने। और इसी में जो दामोदर नदी है तो उसके किनारे पे अंकसर साम्राज्य का स्थापना किया जाता है मगध के गुप्त शासकों के द्वारा। और जो पहला संस्थापक है अंकसर साम्राज्य का, उसका नाम रहता है उमादित्य। ठीक है, उमादित्य। और उमादित्य का बेटा का नाम रहता है कालकेतु, और कालकेतु का बेटा का नाम रहता है कमल केतु। ठीक है, तो यहाँ पे कमल केतु का बाप का नाम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा कालकेतु। तो राइट आंसर C हो जाएगा। अगला है मीठा फागुन हवाक वासे कविताएं कौन भाव पारल है। तो मीठा फागुन हवाक वासे जो कविता है तो इसमें कौन सा भाव छुपा हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मीठा फागुन हवाक वासे कविता जो है किस पुस्तक में है। इतना सारा कविता है, कैसे याद रखें, तो सिंपल याद रखिए कि जो बुक है जिसमें कि कम कविता हैं उनको याद रखिए। उनको अगर याद रख लेंगे तो बाकी जो 72 कविता वाला है आंखिक गीत, तो हम ऑटोमेटिक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये उसी का भाग हो सकता है, क्योंकि हमें छोटे जो बुक हैं जिसमें कम है कविता तो वो हमें सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि उसमें से अगर नहीं है तो फिक्स है कि ये आंखिक गीत का होगा। तो मीठा फागुन हवाक वासे नामक जो कविता है तो ये आंखिक गीत नामक पुस्तक में संकलित है। तो ये कौन सा भाव उसमें पाया जाता है, मतलब कि ये इस कविता में कौन सा भाव का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका जनवादी कविता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा जनवादी। यहाँ पे हम मीठा फागुन हवाक वासे जो है तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आंखिक गीत देख सकते हैं, इसके लेखक है श्रीनिवास पानोरी जी, और उसी बुक में टोटल 72 कविता है। 72 में से एक है, यहाँ पे देख सकते हैं 5वां कविता है मीठा फागुन हवाक वासे। तो ये जो है तो ये मीठा फागुन हवाक वासे जो है तो ये जनवादी कविता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जनवादी कविता है। ठीक है, और इसमें
मीठा फागुन हवा बासे जो है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा, तो ये भी याद रखना है। अगला है बी एन ओहदार के बापेक नाम की है, तो बी एन ओहदार की जो पिता है तो उसके पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं, बी एन ओहदार का जीवनी के बारे में। तो यहाँ से देखिए जो डॉक्टर बी एन ओहदार हैं तो इनका जो पूरा नाम है तो यह है भोगनाथ ओहदार, और इनका जो जन्म हुआ था तो रामगढ़ के गोसा के चेटर गांव में हुआ था, और कब हुआ था, 2 सितंबर 1952 को। और इनके जो पिता हैं तो पिता का नाम है माधव ओहदार, और जो माँ है तो माँ का नाम रहता है रूपा देवी। ठीक है, तो यहाँ से जो सवाल पूछा गया है पिता का नाम, तो ये माधव ओहदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है करीम खोठा काठे पैदे खंडी किताबें कौन कविता पात्र हकई, तो यहाँ से देख सकते हैं जो ये कविता है खोठा काठे पैदे खंडी, तो ये इस बुक में टोटल 19 कविता है और सारे के सारे लिखे गए हैं ए के झा के द्वारा। तो इसमें एक कविता है जिसमें कि करीम का जिक्र मिलता है, तो ये जो करीम है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा कविता है जिसमें कि करीम का जिक्र किया गया है, तो ये है भारत एक मोहड़ा 2। तो भारत एक मोहड़ा 2 नामक जो कविता है तो उसी में करीम का जिक्र किया गया है। और भारत एक मोहड़ा 2 नामक जो कविता है तो इसका जो रचना का काल है तो वो है 1967। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला है रेशमी माए कही के केकरा डाके हलतीन, तो रेशमी की माँ कह के किसको पुकारा जाता था, तो ये पुकारा जाता था चानौली को, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी चानौली। और चानौली जो है तो इसके कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे। ठीक है, तो 3 बच्चे में से 2 लड़की था जिसका नाम था, कल हमने बताया था आपको, एक का नाम था रेशमी, दूसरे का नाम था जिरवा, और जो बेटा था तो उसका नाम है कोल्हा। ठीक है, और चानो गांव के रहने के कारण इसका नाम पड़ जाता है चानौली। और ये किसके घर में काम करते थे, शुक्कर महतो के घर में। और इसने चानौली ने किसको अपना दूध पीकर बड़ा किया था, निर्मल को। ठीक है, तो ये याद रखना है चानौली के बारे में। अगला है चानौली जो है कैसन लोक रहिक, तो ये नेक नियत का मतलब कि औरत थी, विधवा औरत, साफ नियत, उसके कमनिहार यानी कि बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी, मतलब मेहनती थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी ई सब है। अगला है छैहर कहानी संग्रह के पहल कहानी के नाम की हकई, तो छैहर कहानी संग्रह जिसमें कि टोटल 10 कहानी है जिसके लेखक है चित्रंजन महतो चित्रा, पहला कहानी है छैहर, तो राइट आंसर ये हो जाएगा छैहर। अगला है देवता के खाए गेलन डाकिन में मुख्य पात्र के हकई, तो ये जो देवता के खाए गेलन डाकिन, तो ये भी छैहर पुस्तक का जो लास्ट 10वां कहानी है तो वो है देवता के खाए गेलन डाकिन, जिसका मुख्य पात्र रहता है निर्मल दास, तो निर्मल दास इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन निर्मल दास। और इसकी जो पत्नी रहती है तो वो रहती है शोभा रानी, जो कि इसकी दूसरी पत्नी है, जिसके कारण निर्मल दास पूरा बर्बाद हो जाता है। अगला है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस कैसन रचना हकई, तो ये जो उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस ये खोठा भाषा का कैसा रचना है, तो ये है संस्मरण, और खोठा भाषा का ये पहला संस्मरण है। ठीक है, तो उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस ये खोठा भाषा का पहला संस्मरण है। खोठा में 2 संस्मरण जो है, तो ये जो इंटरमीडिएट का पुस्तक है खोठा गद्य पद्य संग्रह, उसमें 2 संस्मरण के बारे में हमें जिक्र मिलता है। एक है शांति भारत के द्वारा लिखा गया है बरवाडक अखईबोर श्रीनिवास पानूरी जी पे, तो एक वो हो जाएगा संस्मरण, और दूसरा हो जाएगा उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस, तो ये भी जो है एक संस्मरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा संस्मरण। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देख ही लेते हैं इस संस्मरण के बारे में। तो यहाँ से हमें जाना है संस्मरण पे, और यहाँ पे हम संस्मरण पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो संस्मरण है खोठा गद्य संग्रह, जो कि खोठा भाषा का इंटरमीडिएट का पुस्तक है, उसमें 2 संस्मरण है, बरवाडा का अखईबर और दूसरा है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस। ये जो बरवाडा का अखईबर है तो इसको लिखा है शांति भारत ने, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी के जीवन पर आधारित है, और दूसरा जो है तो वह है यहाँ पे उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बाँस, जो कि गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है, राधा कृष्ण के जीवन से संबंधित है।
अगला है बरवाडाक अखैबोर केकरा कहल गया है। तो बरवाडाक अखैबोर किसे कहा गया है, तो ये श्रीनिवास पानूरी जी को कहा गया है, क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले थे, धनबाद के बरवाडा नामक जगह के। जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को, और इसी के कारण से 25 दिसंबर को हम झारखंड में खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बरवाडा इनका निवास स्थल था, तो इसी के कारण इनको बरवाडाक अखैबोर कहा गया है। और बरवाडाक अखैबोर जो है तो ये खोटा भाषा का संस्मरण है, जिसको लिखा है शांति भारत ने। अगला है श्रीनिवास पानूरिक जन्म कहिया भैल रहो है। तो श्रीनिवास पानूरी जी का जो जन्म है तो ये कब हुआ था, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1920 को इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, धनबाद के बरवाडा में। और इनका जो देहांत हुआ था, मृत्यु, तो ये वर्ष 1986 में हुआ था 7 अक्टूबर के दिन। अगला है एखनु पूर्वे गाले लाली में कौन पहर का चित्रण है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो एखनु पूर्वे गाले लाली, तो यहाँ पे सूर्य का जिक्र किया गया है कि सूर्योदय का जो सूर्य है तो वो कैसा दिखता है, वो लाल दिखता है। तो एखनु पूर्वे गालेक लाली, यानी कि अभी भी पूर्व की दिशा में जो है जो गाल है तो वो लाल है। ठीक है, तो ये कंपेयर किया गया है कि सूर्य का सिद्धांत जो सूर्योदय का सूर्य है, यानी कि उगता हुआ सूर्य, तो उसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। तो ये बिहान के टाइम का जिक्र किया गया है। बिहान को खोटा भाषा में मतलब कि सुबह का जो समय होता है तो उसको खोटा भाषा में बिहान कहा जाता है, और शाम का समय को सांझ, रात का समय रात हो गया, दोपहर का समय दोपहर हो गया। तो इस कविता में बिहान का समय जो रहता है, सुबह का समय, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। और ये एखनो पूर्वे गालेक लाली जो है तो ये आँखी गीत पुस्तक का कविता है, जिसको लिखा है किसने, श्रीनिवास पानूरी जी ने। अगला है हमर हाथेक माला किनकर रचना हकै। तो ये जो हमर हाथेक माला है तो ये श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीनिवास पानूरी। और कौन सा बुक में, आँखी गीत में।